हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। और यह डीजल मैकेनिक की कंप्लीट सीरीज मध्य प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए चल रही है। इसके पीछे की 2 क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस ट्रेड इंट्रोडक्शन, जिसमें आईटीआई के बारे में बहुत डीप जानकारियां हैं जो आपकी परीक्षा में काम आएंगी। तो वो क्लास आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। इस क्लास के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। के बाद हम लोगों की सेकंड क्लास थी, उसमें हम लोगों ने ऑटो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। ऑटो इंडस्ट्री, इसमें हमने अलग अलग कंपनियों के बारे में जाना और वो कंपनियां कहाँ की हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है ना, इस प्रकार की चीज़ों। आज की क्लास हम लोग एकदम इंजन पे आएंगे। कहाँ पे? इंट्रोडक्शन टू इंजन। इंट्रोडक्शन टू इंजन। अब देखिए, डीजल मैकेनिक है आपकी ट्रेड या मोटर मैकेनिक व्हीकल है। आईटीआई टीओ, एमपी आईटीआई टीओ के लिए अगर आपको पढ़ना है डिटेल लेक्चर, तो उसके लिए आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 399 रुपए है। और इसी फीस में आपको कंप्लीट वीडियो की थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट क्लास नोट्स मिल जाएगी, जो कि कॉपी पे लिखी हुई नोट्स है हमारे द्वारा हाथ से, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और साथ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कितने टेस्ट मिलेंगे आपको? 10 टेस्ट मिलेंगे। 75-75 नंबर का टेक्निकल, और ये आपका टेस्ट जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग जाइए जल्दी से, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, वहां से कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट करिए। देख, फिलहाल आज हम लोग आते हैं अपनी क्लास पे। और आज का जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंजन, है ना, इंजन का परिचय। इंजन के इतिहास के बारे में भी समझेंगे, इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे, जहां से चीजें डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी। अब देखिए, अगर इंजन की बात करें तो व्हाट इज इंजन, है ना, पहला सवाल ही आता है। अगर कोई नया व्यक्ति है, जैसे आपने तो पढ़ा, बीटेक किया, डिप्लोमा किया, आईटीआई किया आपने डीजल में, तो आपको पता है ना, लेकिन आप गांव में जाएंगे, आपके कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है, कोई भी आईटीआई कॉलेज में आप जाते हैं, वहां पूछ ही लिया कि सर इंजन क्या है, तो आप क्या बताओगे? देखिए, इंजन क्या है, जैसे कोई भी डिवाइस हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमको यूज लेना होता है, तभी वो डिवाइस बनी। अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, अब ये बीटेक वालों के लेवल की चीजें हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले समझेंगे इसको, है ना, थोड़ा सा आईटीआई वाले भी समझेंगे इसको। थर्मोडायनेमिक्स के जो है वो 3 से 4 नियम आए। कौन कौन से? पहला तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। यानी कि ऊष्मा गतिकी के 4 नियम बताए गए। पुनेवा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, वो क्या बताता था? टेम्परेचर के, है ना, हीट के ट्रांसफर को, जिसे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, जो आपकी थर्मामीटर हो गया, है ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है ना। थर्मोडायनेमिक्स जो लॉ आया, उसमें जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ZLOT, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम किया? आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। उसके बाद जब हम लोग आए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? FLOT। FLOT, इससे हमारा क्या आया? इसमें हमारा ये बताया गया कि एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व है। उसी प्रकार से हीट के टर्म में भी, ऊष्मा के टर्म में भी बताया गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। फिर जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया मेरे दोस्त, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 ब्रांचेस निकल के आई। 2 ब्रांचेस कैसे निकल के आई? इसमें 2 साइंटिस्ट हुए, एक तो क्लासियस हुए, एक क्या हुए? केल्विन हुए, है ना। तो जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो पूरी की पूरी आप लोग आरएसी पढ़ते हैं, आरएसी सब्जेक्ट, वो क्लासियस पे डिपेंड है ना। क्लासियस की थ्योरी से पूरी की पूरी आरएसी सब्जेक्ट आई, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि लो ग्रेड से हाई ग्रेड में पावर को क्या करे? प्रोड्यूस कर सके, या लो ग्रेड से हाई ग्रेड में क्या करे? हीट का ट्रांसफर कर सके, विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के। यही बात इन्होंने कही। और केल्विन ने क्या कहा? कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो, जो कि पहले थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ में क्या बताया गया था? कि एनर्जी कंजर्व है, यानी कि इधर से आपने जितनी हीट दी, उतनी की उतनी इधर आपको वर्क मिल जाएगी, 100 का 100%। यहाँ पे कहीं कोई लॉस नहीं होगा, पहला नियम बताया, है ना। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है कि एनर्जी ना तो नष्ट हो सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है।
लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन साहब ने ये बताया कि भैया ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा यहाँ से आपने जितना दिया यहाँ तक पूरा कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, है ना। यानी कि एनर्जी क्या है, हाई ग्रेड से लो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसका बाहर, है ना, कुछ का लॉस होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आपके घर में आती है तो वहां से 440 वोल्टेज अगर आती है और 2 किलोमीटर दूर अगर आपका घर है तो वहां जाते जाते लाइट क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी। तो एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। ये किन्होंने बताया, केल्विन ने बताया। अब पूरा का पूरा इंजन जो है आपका इसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी से निकल के आया। तो इंजन क्या है, इंजन हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इंजन क्या है, वह डिवाइस है, इसकी नोट्स पूरी प्रॉपर मिल जाएगी क्लास के साथ ही, है ना, लिखी हुई नोट्स मिल जाएगी, तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। इंजन क्या है आपका, इंजन आपका इंजन क्या करता है, आपके सबसे पहले आपके पास क्या हो सकती है, केमिकल एनर्जी। अभी मैं समझाता हूँ, ई लिख रहा हूं मतलब एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से फिर क्या होगा, हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या होगा, हीट एनर्जी। फिर हीट एनर्जी से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, इंजन इंजन के अंदर हमने क्या डाला, ईंधन डाला, फ्यूल डाला। अब जो भी हम लोग ईंधन डालेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उसको हमने किस में डाला, उसको अगर हम इंजन में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे केमिकल को, इस पूरे के पूरे ईंधन को हमको क्या करना पड़ेगा, दहन करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। जब हमने जलाया तो क्या निकली, हीट। लकड़ी है, कोयला है, जब आप उसको जलाएंगे, उसका दहन करेंगे तो उससे क्या निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी, ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी। तो फिर क्या हुई, ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर इस हीट एनर्जी को हमने क्या किया, अपने इंजन से क्या किया, पिस्टन को चलाया, और उस पिस्टन से हमारी जो शाफ्ट घूमी, है ना, जो शाफ्ट हमारी रोटेट हुई, वो हमको क्या निकल के आई, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा निकल के आई, यांत्रिक ऊर्जा। ये पूछेगा आपसे कि इंजन क्या करता है, तो इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हम ईंधन डालते हैं वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले उस ईंधन में क्या होता है, दहन होता है, जब दहन होगा, जलेगा, ये है ना, उसका कंबशन होगा, तो उससे निकलेगी हीट एनर्जी। फिर उस हीट एनर्जी का हम लोग यूज क्या करेंगे, पिस्टन को धकेलने में करेंगे, और वो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक सॉफ्ट को घुमाएगा, जिससे कि वो पूरी एनर्जी आपको किस रूप में मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, आपका इंजन का वर्क है, यानी कि इंजन का काम आपका यही हुआ। अब देखिए, एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी अलग अलग प्रकार की आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को हमको यहाँ अगर समझना हो तो एनर्जी जो है, एक तो हो गई पोटेंशियल, पोटेंशियल, एक क्या हो गई आपकी काइनेटिक, काइनेटिक, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा, है ना, यानी कि गतिज ऊर्जा। अब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसके रुके हुए के कारण जो भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। गतिज ऊर्जा क्या, जैसे कार है, बहुत तेजी से गति कर रही, मूव कर रही है, और उस टाइम पे जो एनर्जी उसके अंदर निहित होगी उसकी गति के कारण वो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ये सब बचपन की बातें हैं। हम लोग समझ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का अगर समेसन करें हम लोग, अगर योग करें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। जैसे फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है हमारे बगल में, ये क्या है, गतिज अवस्था में भी है इसकी ब्लेडें, लेकिन ये एक स्थान पे रुका हुआ भी है।
रुका हुआ है यानी कि पोटेंशियल वाला एनर्जी हो गया, और गतिज अवस्था में भी है यानी कि इसके फैन, इसकी ब्लेड क्या कर रही है, मोशन में है ना, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी है, तो दोनों एनर्जी है। इसलिए अगर फैन मूव करता है या मोटर हमारी कोई घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है ना, एक स्थान पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। बहुत ही बेसिक तरीका हो गया ये, लेकिन समझने का यही तरीका है। फिलहाल जानना आपको क्या था कि ये पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों मिला करके आपकी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इतनी बात समझ में आई, इंजन के बारे में समझ में आई चीजें। तो इंजन वह डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक लाइन में सीधा आप ऐसे लिख सकते है ना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? इंजन। इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसके इतिहास पे अगर हम लोग आए तो इंजन का विकास कैसे कैसे हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री को आप लोग समझिए, क्योंकि ये सन भी और कुछ साइंटिस्ट के नाम भी आपसे सवाल में बन सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का पेपर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि तगड़े लेवल का है, तो डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंजन, इंजन के इतिहास कैसा रहा। इंजन के इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ आपको एक नाम याद आएगा, वो कौन सा नाम याद आएगा आपको, जेम्स वाट का, जिन्होंने क्या बनाया, स्टीम इंजन बनाया। जेम्स वाट ने क्या बनाया था दोस्त, स्टीम इंजन बनाया था, है ना। और वो कब बनाया था उन्होंने, 1765 में बनाया था। सिर्फ यही एक थ्योरी आपको पता होगी, लेकिन इससे पहले भी इंजन जो है वो आ चुके थे, इंजन बनाए जा चुके थे। और देखिए, जो आप नाम पढ़ रहे हैं थॉमस न्यूकमैन सर, इसका नाम नहीं भूलिएगा, क्योंकि जेम्स वाट के इंजन का अग्रदूत, अग्रणी इंजन जो था वो थॉमस न्यूकमैन सर का इंजन ही था। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि जेम्स वाट सर का इंजन का अग्रदूत या अग्रणी इंजन कौन सा था, किन्होंने बनाया था, है ना, इसके बारे में पूछा जा सकता है। समझिएगा इसको। थॉमस न्यूकमैन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे एंड इन्वेंटर थे, खोज करता थे ऑफ द एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन। जो भाप इंजन आपने पढ़ा होगा कि जेम्स वॉट ने पेटेंट कराया था अपने नाम पे, है ना। तो जो थॉमस न्यूकमैन सर थे, इन्होंने, ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक, क्या थे, स्टीम इंजन के इन्वेंटर थे, खोज करता थे। लेकिन दुनिया किसको याद रख रही है, जेम्स वॉट को। अब देखिए, अ प्रोसीजर ऑफ जेम्स वॉट इंजन 1712, है ना। ये प्रोसीजर, ये क्या है, ये जेम्स वॉट इंजन का जो है अग्रणी था, अग्रदूत था, और इन्होंने कब बनाया था, 1712 में बनाया था। जेम्स वॉट का इंजन, भाप का इंजन कब पेटेंट हुआ, कब जानकारी में आया, कब लोगों की नजर में आया, 1765 में। आप देख रहे हैं 1712 1765, लगभग 50 साल के आसपास का आंकड़ा है। इस 50 सालों में इस इंजन का क्या हुआ, कैसे उपयोग हुआ, और क्यों लोगों की नजर में नहीं आया, थॉमस न्यूकमैन सर का इंजन। देखिए, जो थॉमस न्यूकमैन थे और थॉमस सेवरी थे, है ना, ये दोनों लोग एक साथ काम करते थे। 1698 में, लगभग 14 साल पहले, इन्होंने भी एक जो है हैंड ऑपरेटेड पंप बनाया था। जो आप हैंड ऑपरेटेड पंप अभी आप देखते हैं, उसमें क्या लगा होता है, एक अंदर देखेंगे तो एक पिस्टन, जैसे इंजन में पिस्टन होता है, ऊपर नीचे करता है, उसी प्रकार से हैंड पंप में भी आप देखेंगे तो पानी क्या करता है, पिस्टन और सिलेंडर के थ्रू ही वो ऊपर नीचे करता है। तो थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकमैन दोनों लोग साथ में काम करते थे। लगभग 14 साल पहले 1698 में हाथ से चलने वाला एक पंप बनाया था किन्होंने, थॉमस सेवरी ने। इनको देख करके थॉमस न्यूकमैन सर कहीं घूमने गए, कहीं बाहर घूमने गए, उन्होंने देखा कि कुएं से पानी निकाला जा रहा है, और कुएं से पानी निकालते समय जो भी महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं, उनको काफी भारी समस्याएं हो रही हैं। तो सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए, अब देखिए, थॉमस सेवरी ने हैंड ऑपरेटेड पंप तो बना ही दिया था, इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए कि इस पंप को हाथ से भी ना चलाया जाए, ये अपने आप चले। तब इन्होंने क्या किया, इस समस्या को देखते हुए, किस समस्या को, कुएं से पानी भरने के लिए। ये कहानी जरूरी नहीं है आपको, लेकिन ये कहानी रहेगी तो इसके आसपास की चीजें भी याद रहेंगी, इनके नाम याद रहेंगे, इनके सन याद रहेंगे, है ना। देखिए, 1698 हैंड ऑपरेटेड पंप को मॉडिफाई किया इन्होंने, उसमें क्या लगा दिया, उसको स्टीम से चलने वाला एक इंजन लगा दिया उसी पंप में, और वो पंप क्या हो गया, ये पंप है वो, और वो क्या हुआ, पानी भरने लगा, है ना, उससे पानी भरने का काम कुआं से
कुएं से होने लगा। फिर क्या हुआ कि इनका इंजन हो गया खराब, इनका इंजन खराब हुआ, और खराब होने के बाद जेम्स वॉट के पास एक मैकेनिक की दुकान थी, मैकेनिक शॉप थी, एक मैकेनिक दुकान थी। तो जेम्स वॉट के पास है ना, थॉमस न्यूकैमन सर का इंजन बनने के लिए आया, खराबी आई उसमें, कुछ बनने के लिए आया। और उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो थॉमस न्यूकैमन सर का इंजन था वो बहुत ज्यादा ईंधन खा रहा था, यानी कि फ्यूल जो भी उसमें आप स्टीम बनाने के लिए कोयला डाल रहे थे, जो भी ईंधन आप उसमें डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहा है ना। तो उसको एफिशिएंट बनाकर, इसको ठीक करके जेम्स वॉट ने उस इंजन को अपने नाम पे क्या किया, पेटेंट करा लिया। और वहां से दुनिया ये जानी कि जेम्स वॉट सर ने पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किया। सही भी है ये, क्योंकि इन्होंने ही जो है इसमें बहुत सारे मॉडिफाई करके, इसको, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा करके, और इसको सभी यूज करने लायक कंपोनेंट इसमें और भी चीजों का विकास किया। इसलिए 1765 में जेम्स वॉट सर ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ऐसा किताबों में भी और आप लोगों को भी पता था अभी तक, है ना। उसके बाद 1876 ईस्वी आया। 1876 ईस्वी में निकोलस अगस्त ऑटो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया, ऑटो इंजन बनाया। निकोलस अगस्त ऑटो, इन्होंने क्या किया, ऑटो इंजन बनाया जो कि पेट्रोल से चलने वाला इंजन हुआ, कि पेट्रोल से चलने वाला इंजन हुआ, और जो कि 4 स्ट्रोक पे काम करता है। 4T हमने लिखा, मतलब 4 स्ट्रोक। अभी आगे आप लोग सब समझ जाएंगे कि 4 स्ट्रोक क्या है, 2 स्ट्रोक क्या है। इंजन इंजन का जो पिस्टन होता है, जितनी बार ऊपर नीचे होकर के अपनी एक प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, एक साइकिल को कंप्लीट करता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। 4 बार ऊपर नीचे जाने के बाद पूरी की पूरी एक प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, उसको हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन बोल देते हैं। पिस्टन के 2 बार ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे आने जाने में एक प्रक्रिया पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन। तो निकोलस अगस्ट ऑटो ने क्या किया, इसी इंजन को, है ना, इसी इंजन को आधार मान करके, स्टीम इंजन को, उसको पेट्रोल से चलाया, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन हुआ। उसके बाद क्लार्क सर ने 1880 में 2 स्ट्रोक इंजन बनाया। उसी को क्या किया उन्होंने, 2 स्ट्रोक इंजन बनाया, यानी कि 2 स्ट्रोक में वही सारी प्रोसेस क्या किया उन्होंने, पूरा करके दिखा। तो क्लार्क सर 1880 में 2 स्ट्रोक इंजन, पूछा जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो क्लार्क। कब किया गया दोस्त, 1880 में। 1876 में निकोलस अगस्त ऑटो, पूरी की पूरी ऑटो साइकिल इनके ऊपर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। तो जो ऑटो साइकिल है वो पूरी की पूरी साइकिल 1876 में निकोलस अगस्त ऑटो के द्वारा ही बनाए गए इंजन पर आधारित है। उसके बाद क्लार्क सर ने क्या किया, 2 स्ट्रोक इंजन बनाया। फिर 1892 में कंप्रेशन इग्निशन इंजन बना। कैसा इंजन बना, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब कंप्रेशन इग्निशन इंजन का मतलब क्या था, कि ये जो ऊपर आपने पेट्रोल इंजन देखा, इसमें हमको स्पार्क करना पड़ता था, इसमें हमको चिंगारी देनी पड़ती थी। लेकिन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में चिंगारी की कोई जरूरत नहीं, आपने खूब ज्यादा कंप्रेस किया, और इतना कंप्रेस कर दिया कि उसका टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, उसमें आग लग जा रही, ऑटोमेटिक उस ईंधन का दहन हो जा रहा है, वो कंप्रेशन इग्निशन। किसने खोज किया, किसने बनाया ये, तो रुडोल्फ डीजल नाम के एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ डीजल। अब देखिए, एक बात आपको पता है क्या, जो आप पेट्रोल डीजल टैंक पे जो डीजल डलवाने जाते हैं, वो जो डीजल आप नाम सुनते हैं, वो डीजल इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ऐसा ईंधन जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन पे काम कर रहा है, और वो इंजन किन्होंने खोजा, वो इंजन खोजा रुडोल्फ डीजल ने। और वो ईंधन जो कि उस इंजन में काम कर रहा है, इसलिए उस ईंधन का नाम क्या हो गया, डीजल हो गया। उस ईंधन का क्या नाम हो गया, डीजल हो गया। तो जो डीजल है वो रुडोल्फ डीजल सर के नाम पर उस ईंधन का नाम डीजल है, क्योंकि उनके द्वारा, रुडोल्फ डीजल के द्वारा बनाए गए इंजन में ही वो यूज किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। ये रहा आपका स्टीम इंजन से लेकर के पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का इतिहास या उसका विकास। फिर आगे हम बढ़े तो जो थॉमस न्यूकैमन सर का इंजन था वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। हालांकि ये GIF फाइल हमने डाउनलोड की थी, लेकिन अब यहाँ पे चलेगी नहीं वो, है ना, ये GIF फाइल थी। देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पे लगी हुई है चैन ड्राइव,
ये बार बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ये वाला पोर्शन। ये कैसा मोशन करेगा? रेसिप्रोकेटिंग करेगा, है ना, दोलन गति करेगा। कैसा गति करेगा? दोलन गति, रेसिप्रोकेटिंग नहीं, है ना, पेंडुलम जैसा ऑस्किलेटिंग मोशन, है ना, दोलन गति। ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, ये कैसा मोशन करेगा? ये आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि प्रत्यागामी। ये रहा आपका थॉमस न्यूकैमन सर का इंजन, जो उन्होंने कुएं से पानी भरने के लिए बनाया था। उसके बाद अब आते हैं हम लोग, जो आप लोग इंजन देखते हैं, आपको क्या पढ़ना है? आईसी इंजन पढ़ना है, क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारे यूज में जो सबसे ज्यादा यूज आता है ऑटोमोबाइल में, वो क्या यूज आता है? इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंजन के बारे में, अगर इंजन का क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, इंजन को अगर हम लोग बांटें, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इंजन को अलग अलग आधार पर बांटा जा सकता है, वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है इसका, एक तो है इसका इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, इसका मतलब क्या है? अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन का इंजन मतलब ये हो गया, इंजन में क्या होगा? दहन होगा, क्योंकि शुरू में ही हमने बताया है कि हमेशा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। तो हीट एनर्जी कब मिलेगी? जब हम लोग केमिकल एनर्जी को दहन, जो केमिकल हमारे पास जो ईंधन है उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका उसको जो हम लोग जलाएंगे, जब उसका दहन होगा, उसका कंबशन होगा, तब हमको क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा इंजन जिसमें दहन हो रहा है, जो कंबस्चन हो रहा है, वो सिलेंडर के अंदर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। नाम से स्पष्ट है कि नहीं भाई? अंतर दहन इंजन, यानी कि दहन कहाँ हो रहा है? अंतर, है ना, यानी कि अंदर, अंदर दहन हो रहा है, यानी कि अंतर दहन इंजन। दूसरा क्या होगा आपका? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कंबशन इंजन यानी बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें दहन कहीं बाहर हो रहा है। उदाहरण के लिए आप लोग अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए, ये क्या है? आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इसमें आप देखेंगे कि दहन कहीं यहाँ बाहर हो रहा है। दहन बाहर हो रहा है, यहाँ से स्टीम को इकट्ठा करके हम लोग पाइप से लेकर के आते हैं, कहाँ पे? सिलेंडर में भेजते हैं, और वो स्टीम क्या करती है? पिस्टन को नीचे धकेल रही है। यही तो हो रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इंटरनल कंबशन में देखें, तो यही सिलेंडर के अंदर ही क्या हो रहा है? आग जल रही है, और सिलेंडर के अंदर ही आग जलने से क्या हो रहा है? पिस्टन को धकेला जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे दहन कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है सिलेंडर के। यहाँ पे दहन कहाँ हो रहा है? सिलेंडर के बाहर हो रहा है। अब वाह्य दहन इंजन का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे तो जो आपके स्टीम इंजन होते हैं, जो पावर प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो आपके वाह्य दहन इंजन के उदाहरण है। जो आपकी कार है, जो आपकी बाइक है, जो आपका ट्रैक्टर है, आप बताइए क्या उसमें ऐसा होता है क्या? कहीं और दहन हो रहा होता है, वहां से पाइप से उस स्टीम को या उस भाप को या उस पावर को आप क्या कर रहे हो? अंदर ले जा रहे हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। अब देखिए, हमेशा जो वाह्य दहन इंजन होगा ना, उसकी पोजीशन, उसका एरिया, उसका स्पेस हमेशा बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसको स्टार्ट करने में भी 6 से 7 घंटे लगेंगे। जो पहले ट्रेन चलती थी, है ना, आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें जो ट्रेन चल रही है उसमें क्या है? बार बार कोयला झोंका जा रहा है। वो ट्रेन कभी बंद भी नहीं होती थी, क्योंकि अगर वो ट्रेन बंद कर दिए, है ना, तो उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो इसलिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज नहीं करते हैं। ऑटोमोबाइल में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन में भी अगर आप देखेंगे तो आपके दो प्रकार से इंजन निकल के आते हैं। एक निकल के आता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन,
दूसरा निकल के आता है आपके पास निकल के रोटरी इंजन। रोटरी इंजन यानी कि घूर्णी, रेसिप्रोकेटिंग यानी कि प्रत्यागामी। अब देखिए, जब पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करे, ऊपर नीचे मोशन करे, तो वो किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? रेसिप्रोकेटिंग इंजन की श्रेणी में आएगा। जब आपका रोटरी घूर्णी गति करे तो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा रोटरी इंजन में। अब रोटरी इंजन का बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो एक वैंकिल इंजन होता है, वैंकी इंजन। वो आपका किस में आता है? रोटरी इंजन के एग्जाम्पल में आता है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसको फिगर के साथ समझेंगे। रेसिप्रोकेटिंग में अगर आप देखेंगे तो फिर दो कैटेगरी निकल के आती है, एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन, एक निकल के आता है एसआई इंजन। इसी एसआई को आप लोग पेट्रोल इंजन के नाम से जानते हैं, जो कि ऐसा जानना नहीं है, क्योंकि एसआई इंजन को हम लोग गैसोलीन से भी चला सकते हैं, है ना, सीएनजी से भी चला सकते हैं। और जो आप एसआई देख रहे हैं इसको, जो आप सीआई देख रहे हैं इसको कुछ लोग डीजल इंजन के नाम से जानते हैं, जो कि डीजल नहीं बोलना है, उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलना है। और इसको क्या बोलना है? स्पार्क इग्निशन इंजन। फिर आप देखेंगे तो स्पार्क इग्निशन इंजन में फिर दो प्रकार के आपके क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एक स्पार्क इग्निशन इंजन 2 स्ट्रोक, और एक निकल के आएगा स्पार्क इग्निशन इंजन 4 स्ट्रोक। यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, प्रक्रिया 2 स्ट्रोक में पूरी हो जाए तो 2 स्ट्रोक, 4 बार में पिस्टन के ऊपर नीचे जाने में पूरी हो तो 4 स्ट्रोक, है ना। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। फिर सीआई इंजन में हम लोग जाएंगे तो सीआई इंजन में भी आपको 2 स्ट्रोक सीआई इंजन और 4 स्ट्रोक सीआई इंजन देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया क्या? है ना। ये मोटे तौर पर अगर आप इंजन को क्लासिफाई करें तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि बाह्य दहन इंजन, फिर इंटरनल कंबशन इंजन में रेसिप्रोकेटिंग इंजन और आपका रोटरी इंजन। रोटरी इंजन का एग्जांपल वैंकेल इंजन। और रेसिप्रोकेटिंग में फिर आप जाएंगे तो सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसकी नोट्स मिल जाएगी दोस्त। उसके बाद एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। फिर आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों में होता है ना। तो आप देखेंगे कि डीजल इंजन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आपको पढ़ना है, और पेट्रोल इंजन में भी आपको 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ना है। अभी हमको सी आई एस आई 2T 4T 2T 4T इन सब के बारे में बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना है। इतनी बात क्लियर हुई? मैं आशा करता हूँ, है ना। आज टाइम तो कम ही है, कि अभी आपके दूसरे सर की क्लास है, लेकिन आगे जो आपका क्लासिफिकेशन होगा, अभी इंजन को और अलग अलग आधारों पर बांटा जाएगा। अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, याद दिलाऊं, तो जैसे कूलिंग के आधार पर आप इंजन को बांटेंगे, कूलिंग के आधार पर बांटेंगे, सिलेंडर के आधार पर बांटेंगे। सिलेंडर सुना होगा ना आपने कि सिंगल सिलेंडर इंजन है या मल्टी सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, वाटर कूलिंग है या एयर कूलिंग है ना। इस प्रकार से अलग अलग आधार पर अभी इंजन को बांटना है, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, है ना, जैसे स्ट्रोक के आधार पर भी इंजन को बांटा गया है, जैसे 2T और 4T। तो अलग अलग आधार पर इंजन का, लेकिन ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, यहां से आपका एक सवाल फिक्स है। यहां से आपका एक सवाल फिक्स है, जैसे कि इंटरनल कंबशन पूछेगा आपसे कि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है वो किस प्रकार का इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन कैसा होता है तो किस प्रकार का इंजन होता है। अगर ये क्लासिफिकेशन आप याद रखोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो ये ग्राफिकल तरीका, इसको माइंड में सेट करिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे आगे अगली क्लास में, और भी क्लासिफिकेशन में अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करेंगे, उस आधार पर हम लोग देखेंगे। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर साझा करिए। धन्यवाद।